everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट अकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. So आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंज्यूमर सरप्लस थ्रू आईसी. ठीक है. मार्शल कंज्यूमर सरप्लस हम पढ़ चुके हैं और मार्शल ने क्या बोला. कंज्यूमर सरप्लस क्या है? कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. ठीक है. अगर किसी गुड के लिए वो 5,000 रुपए पे करने के लिए तैयार था बट उसका मार्केट प्राइस 4,000 है तो उसको 1,000 रुपए का कंज्यूमर सरप्लस हुआ. बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस इज साइकिक सेटिस्फेक्शन. जब हमको लगता है ना कि अरे ये चीज तो हमको सस्ती मिल गई तो हमको एक खुशी मिलती है. ठीक है. दिस इज एक्सेस साइकिक सेटिस्फेक्शन. ठीक है. इतना समझ में आया. मार्शल का हो गया कंज्यूमर सरप्लस. नाउ हमें इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से देखना है. जो हम नॉर्मल कर्व डिमांड कर्व की हेल्प से देख रहे थे तो क्या था कंज्यूमर सरप्लस? एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन. ठीक है. एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन. तो इंडिफरेंस कर्व में क्या होगा? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स. किस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करेंगे, किस तरीके से हम कंज्यूमर सरप्लस को मेजर करेंगे, वो अब हमको देखना है. पैनल बनाइए एक. मनी ओ गुड एक्स. अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस पे मैं गुड एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हूं और वाई एक्सिस पे मेरा मनी है. ठीक है. मनी represents all other commodities then x. ठीक है. यानी कि पैसे से हम बाकी सारी कमोडिटीज भी खरीद सकते हैं. सो मनी इज सिग्निफाइंग ऑल अदर कमोडिटीज अदर देन एक्स. इतना समझ में आया. अब कंज्यूमर का स्केल ऑफ प्रीफरेंस लेट्स से हमको पता है और हमें ये भी पता होता है कि कंज्यूमर का जो स्केल एंड प्रीफरेंस होता है वो उसके टेस्ट एंड प्रीफरेंसेस पे डिपेंड करता है. तो अब हम कंज्यूमर सरप्लस को करते हैं ड्रॉ. लेट्स से कंज्यूमर के पास ओएम अमाउंट ऑफ मनी है. कितना पैसा है? ओएम अमाउंट ऑफ मनी. तो इसको ड्रॉ कर देते हैं. IC1. ठीक है. कंज्यूमर के पास IC1 पे क्या है? ओएम अमाउंट ऑफ मनी है और इस मनी को वो यूज कर सकता है टू बाय गुड एक्स और एनी अदर गुड्स. उसकी चॉइस है. ठीक है. टू बाय गुड एक्स और एनी अदर गुड्स, दैट इज हिज चॉइस कि वो अपने पैसे को कहां पे खर्च करे. ठीक है. लेट्स से ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये एम पॉइंट को टच कर रहा है.
एम पॉइंट को टच करने का मतलब यह है कि जितने भी कॉम्बिनेशन है इस IC1 पे वो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। IC1 पे all points other than M, all points other than M gives same satisfaction to consumer। ठीक है, सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं वो कंज्यूमर को। इतना समझ में आया? अब सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं तो M की जगह अगर हम किसी और पॉइंट पर आए तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव द सेम सेटिस्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम M की जगह R पर आए तो दैट मीन्स R भी उसको सेम सेटिस्फेक्शन देने वाला है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम IC पे लग रहे हैं। ये कौन सा केस हो गया? ये कॉर्नर इक्विलिब्रियम वाला केस हो गया। M जो पॉइंट हमारा आ रहा है दैट इज कॉर्नर इक्विलिब्रियम पॉइंट। और कॉर्नर इक्विलिब्रियम पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्नर इक्विलिब्रियम पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम M पॉइंट पे केवल एक कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज OM एंड गुड बाय। ठीक है, मैंने जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि किस तरीके से जब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉर्नर इक्विलिब्रियम पे कॉर्नर पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है तो हम किस तरीके से केवल एक गुड को कंज्यूम करते हैं। बट लेट्स से हम M से R पॉइंट पर आए और हम R पॉइंट पे कंजम्पशन करना चाहते हैं। ठीक है, R पॉइंट पे अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो OA अमाउंट ऑफ X लेट्स से हमने कंज्यूम किया और इसके लिए हम कितना पे करने के लिए तैयार है? MS। यानी कि आई एम रेडी टू गिव अप, आई एम रेडी टू गिव अप MS फॉर OA ऑफ X। क्या मैं इससे आपको ये बात बता सकती हूं, इतना जो मेरा डिस्कशन हुआ है, कि मैं MS को कंज्यूम करूं या फिर मैं OA को कंज्यूम करूं मुझे सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। इसीलिए मैं MS अमाउंट ऑफ मनी को गिव अप करने के लिए तैयार हूं टू गेट द OA अमाउंट ऑफ कंजम्पशन। इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? अभी तक हमने केवल कंज्यूमर का प्रीफरेंस पता किया है, इसमें अभी तक हमने बजट की बात नहीं की है। नाउ लेट्स से एक बजट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, प्राइस जो है कमोडिटी का मार्केट में वो इस तरीके से है कि जो हमारी बजट लाइन है ना दैट इज ML। हमारी बजट लाइन क्या है? ML। ठीक है, अब इस बजट लाइन पे मेरे को कितना कंज्यूम करना था? OA। लेट्स से मेरे को सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है। ठीक है, मेरे को सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है और मेरा जो इक्विलिब्रियम है IC2। ठीक है, H। और इस पे मेरे को कितना पे करना पड़ेगा? दिस इज द अमाउंट आई हैव टू पे। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझिए। मैंने सबसे पहले बोला कि कंज्यूमर के पास OM अमाउंट ऑफ मनी है और कंज्यूमर केवल गुड बाय को कंज्यूम कर रहा है, टिपिकल काइंड ऑफ कॉर्नर इक्विलिब्रियम वाला केस। ठीक है, इसके बाद में मैंने बोला कि कंज्यूमर OM अमाउंट ऑफ मनी को कंज्यूम करे या फिर IC1 पे किसी और बंडल को कंज्यूम करे, उसका सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। क्यों? बिकॉज दोनों सेम IC पर है, दोनों सेम IC पर है तो दोनों का सेटिस्फेक्शन क्या होगा? सेम होगा। नाउ हमें समझ में आ गया, तो हमने कहा कि क्योंकि हमें तो गुड X के कंजम्पशन पे कंज्यूमर सरप्लस निकालना है ना, तो हम कंज्यूमर को अपने R बंडल पे ले आए जहां पर हम OA अमाउंट ऑफ X को कंज्यूम कर रहे हैं और OA अमाउंट ऑफ X को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर जो है वो MS अमाउंट ऑफ मनी गिव अप करने के लिए रेडी हो गया। यानी कि MS अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देगा इक्वल टू OA अमाउंट ऑफ गुड X। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यह पता चल गया कि कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे क्या है। कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे क्या है? कंज्यूमर का विलिंगनेस टू पे था MS। अब हमको पता करना है कि कंज्यूमर
एक्चुअली में क्या पे करता है, व्हाट इज कंज्यूमर पेइंग एक्चुअली, नाउ वी हैव टू फाइंड दैट आउट। ठीक है, तो एक्चुअल पेमेंट तो हमको बजट लाइन से पता चलेगी, तो हमने बजट लाइन बनाई और जो प्राइस है हमने वो माना कि जो प्राइस है कमोडिटी एक्स का, वो हमने मान लिया कि वो बजट लाइन हमने इस तरीके से ड्रॉ की है कि इसमें प्राइस ऑफ एक्स को हमने इनकॉर्पोरेट किया है। एंड व्हाट इज प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ एक्स इज ओ एम अपॉन ओ एल। ठीक है, द रेशोज, दोनों इसके रेशोज ओ एम अपॉन ओ एल। अब इससे हमने कहा कि हमको सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, तो सेम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं हम एच पॉइंट पर ऑन द IC2। अब इस पॉइंट पर जब हमको सेम क्वांटिटी कंज्यूम करनी है तो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को कितना पे करना पड़ रहा है, MT। तो एक्चुअल कितना पे करना पड़ रहा है, MT। मैं पे कितना करने के लिए रेडी था, MS। ठीक है, मेरा जो खुद का विलिंगनेस था वो MS था, बट जब मैं मार्केट में गया और मैंने प्राइस लाइन देखा, प्राइस का रेशो देखा, तो मुझे पता चला कि मैं अगर MT अमाउंट भी पे करूंगा तो अभी मुझे OA अमाउंट ऑफ गुड एक्स ही मिलेगा, मेरा कंजम्पशन इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि मेरा कंजम्पशन जो है वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, एंड दैट इज वाई मेरे को एक्चुअली कितना पे करना पड़ रहा है, MT। ठीक है, अब कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकलता है, एक्चुअली कितना पे करने के लिए तैयार और कितना करते हैं, एक्चुअल में कितना पे करने के लिए रेडी है, MS एक्चुअल में, और विलिंगनेस क्या है पे करने की, MS एक्चुअली कितना पे किया, MT, MS माइनस MT, MS में से MT हटा दीजिए तो इट विल बी इक्वल टू TS और HR। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब डिमांड कर्व की बात होती है तो हमारा निकलता है कंज्यूमर सरप्लस बाय फाइंडिंग द एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द IC, तो मेरा एरिया निकलता है बाय फाइंडिंग आउट द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स। ठीक है, तो दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू curves, this is the vertical distance between two curve and this is also the consumer surplus। ठीक है, this is the vertical distance to IC and this is my consumer surplus 2। इतना आपको समझ में आ गया, इतने में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब देखिए, ये जो हमने कंज्यूमर सरप्लस निकाला है ना, ये कंज्यूमर सरप्लस हमने इस तरीके से निकाला है कि जो मार्शल की अजम्पशंस थी दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहती है, वो हमने इस चीज में फॉलो की है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, व्हेनेवर प्राइस ऑफ गुड एक्स कम्स डाउन, जब भी किसी भी गुड का प्राइस एक्स कम होता है तो हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। और ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, व्हेनेवर द प्राइस ऑफ गुड एक्स कम्स डाउन, तो जो रियल इनकम होती है कंज्यूमर की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कंज्यूमर की जो रियल इनकम थी वो बढ़ गई। ठीक है, अब अगर कंज्यूमर की रियल इनकम यहाँ पे बढ़ गई तो ये हमें इनकम इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। और मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है कि जो हमारा प्राइस इफेक्ट है वो दो इफेक्ट से मिलके बनता है, पहला सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दो इफेक्ट से मिलके मेरा प्राइस इफेक्ट बना हुआ है। तो जब मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट मान रही हूँ, यानी कि मेरा प्राइस गुड एक्स का कम हो रहा है तो मेरी रियल इनकम बढ़ रही है। कांस्टेंट का क्या मतलब है, मेरा प्राइस कम हो ज्यादा हो मेरी रियल इनकम कांस्टेंट रहेगी। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा प्राइस ऑफ गुड एक्स कम हो या मेरी जो मनी है जब मैं उसको गुड्स पे कम खर्च कर रही हूँ तो मनी का जो अमाउंट है वो मेरे पास कम होता जा रहा है, तो भी वो मार्जिनल यूटिलिटी को इम्पैक्ट करेगी। इन दोनों ही केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। बेसिकली मार्शल ने बोला कि इनकम इफेक्ट जो होता है ना वो हमारा जीरो होता है। इनकम इफेक्ट जीरो का क्या मतलब होता है,
मतलब कि ये जो प्राइस इफेक्ट है ना, ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे डिपेंड करता है। प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट जीरो होता है। और इसका रीजन क्या दिया मार्शल ने? मार्शल ने इसका रीजन दिया क्योंकि क्योंकि मेरा जो इनकम इफेक्ट है, जो मेरे कंज्यूमर है, वो अपनी इनकम का एक बहुत छोटा सा पार्ट गुड्स पे खर्च कर रहे हैं। क्योंकि हम अपनी इनकम का एक बहुत छोटा सा पार्ट इनकम पे खर्च कर रहे हैं, तो हम इनकम इफेक्ट को निग्लिजिबल मान सकते हैं। हम इनकम इफेक्ट को कंसीडर ना भी करें तो काम चलेगा, ठीक है। तो ये इनकम इफेक्ट जीरो। बट हमने कुछ केसेस देखे, जैसे कि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस में जब मैंने आपको प्राइस चेंज पढ़ाया, तो उस केस में मैंने आपको क्या बताया? उस केस में मैंने आपको बताया कि बेटा, ये जो प्राइस चेंज है ना, ये सारा का सारा किस वजह से हो रहा है? इनकम इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हम इनकम इफेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब मैंने ये बोला, इस आईसी में, इस कंज्यूमर सरप्लस में हमने ये माना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट है, और हमने माना कि जो मेरा इनकम इफेक्ट है वो जीरो है, ठीक है। और अगर मेरा इनकम इफेक्ट जीरो होगा तो इसका आईसी पे क्या इम्पैक्ट होगा? मेरे जो आईसी होंगे दे विल बी वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। आईसी क्या होंगे मेरे? वर्टिकली पैरेलल होंगे एक दूसरे के। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के गुड्स वाला केस याद कीजिए। जब हमने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस इफेक्ट को ब्रेक डाउन किया था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में, उस केस में क्या आया था? मेरा इनकम इफेक्ट जीरो था और सारा का सारा प्राइस इफेक्ट जो था वो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स की वजह से हो रहा था। अब सब्स्टिट्यूट इफेक्ट की वजह से प्राइस इफेक्ट, मेरा जो प्राइस चेंज है वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हो रहा था। और मैंने आपको क्या बताया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का आईसी कैसा दिखता है? आईसी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज एमआरएस उनका क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतने में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है। तो जब मैंने ये बोला कि आईसी जो है वो वर्टिकली पैरेलल है ईच अदर, तो ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाया, इसमें क्या था? मेरा आईसी, अगर मैं इस आईसी को ऐसे भी ड्रॉ कर दूंगी तो भी तो वो एच पे इंटरसेक्ट करेगा। ये मैंने छोटा बनाया था बस, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हर जगह सेम है। तो मेरे आईसीज जो है दे आर वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर। नाउ व्हाट हैपेंस? नाउ व्हाट हैपेंस? क्योंकि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखे, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो था, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन क्वांटिटी, ठीक है। और दूसरा क्या था? दूसरा था कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं क्वांटिटी में, और दूसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है। इसी की हेल्प से हमने क्या किया था? कंज्यूमर सरप्लस ड्राइव किया था। बट नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात करूं? तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो कंज्यूमर सरप्लस था वो हमने कैसे पता किया? आईसी के थ्रू। इसमें हमने कैसे पता किया था? डिमांड कर्व के थ्रू। तो जब हम आईसी के थ्रू पता कर रहे हैं तो ये वाली अजम्पशन तो हमारी ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो गई। ये वाली अजम्पशन जो है वो हमारी ऑलरेडी रिलैक्स्ड हो गई। क्यों? क्योंकि आईसी का बेसिक प्रीमाइस क्या था? याद करो, याद करो, याद करो, मैंने बहुत पहले पढ़ाया था एक्सियम्स ऑफ फ्री कंज्यूमर प्रीफरेंस, जब मैंने ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ाया था। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको एक्सियम्स पढ़ाए थे। तो एक्सियम्स क्या था? कि कंज्यूमर के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अपने बंडल्स को, अपने प्रीफरेंस को रैंक कर सकता है, और ये बता सकता है कि उसको ए बंडल ज्यादा पसंद है, बी ज्यादा पसंद है, बी ज्यादा पसंद है, सी ज्यादा पसंद है, ठीक है।
दैट मीन्स ही कैन रैंक द प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये वाली एजम्पशन हमारी रिलैक्स हो गई क्योंकि हम आईसीएस के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस निकालने लगे। अभी हमने जो केस देखा उसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट थी, तो हमारा आईसी जो था वो वर्टिकल आया, वर्टिकल पैरेलल। अगर हम इस अजम्पशन को रिलैक्स कर देते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इट्स आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यानी कि इनकम इफेक्ट इज नॉट जीरो, इनकम इफेक्ट इज देयर, तो क्या होगा, जो मेरे वर्टिकली पैरेलल हो रहे थे ना वो वर्टिकली पैरेलल नहीं होंगे मेरे आईसीस। बस, तो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की दूसरी अजम्पशन को भी रिलैक्स करते हैं। पहली तो हमने कर दी, दूसरी अजम्पशन को रिलैक्स करते हैं और फिर सेम डायग्राम में दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, सेम डायग्राम में हम दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों के फॉर्मूलेस के अकॉर्डिंग, दोनों की अजम्पशंस के अकॉर्डिंग अगर हम कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं तो कोई डिफरेंस आता है क्या, डिफरेंस आता भी है या नहीं आता, और डिफरेंस आता है तो कितना आता है। ठीक है, और हम ये मानेंगे कि इस बार जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट इज डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं कंपैरिजन। सबसे पहले तो डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की हेल्प से बनाते हैं, तो बनाइए, पैनल बनाइए अच्छे से। दिस इज ओ, दिस इज गुड वाई, जिसकी जगह हमने क्या माना हुआ है, मनी, बिकॉज मनी इज रिप्रेजेंटिंग ऑल कमोडिटीज अदर देन एक्स, गुड एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। इक्विलिब्रियम बना लीजिए, लेट्स से दिस इज द बजट लाइन, और ये जो मेरी बजट लाइन है इसका नाम रख लेते हैं एम एल, और जो कंज्यूमर है वो इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पे है एट पॉइंट एच, एट पॉइंट एच। ठीक है, एंड OQ अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं एंड टी अमाउंट जो है हम पे करने के लिए रेडी हैं। देखिए, अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, एट पॉइंट एच मेरा IC1 जो है वो टेंजेंट है बजट लाइन के, और इस टेंजेंसी पे वो एच अमाउंट का जो बंडल है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, और एच बंडल पे वो OQ अमाउंट ऑफ एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, एंड OQ अमाउंट ऑफ एक्स कंज्यूम करने के लिए वो एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी पे कर रहे हैं। कितना पे कर रहे हैं, एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, इतना समझ में आया। हम चाहते तो इसको वैसे भी बना सकते थे, बट मैं इसको थोड़ा बैकवर्ड इंडक्शन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कितना पे करने के लिए रेडी है, कट कर देना। ठीक है, तो एच जो बंडल है उस पे हम OQ गुड एक्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और इस गुड एक्स को कंज्यूम करने के लिए हम कितना पे कर रहे हैं, वी आर पेइंग एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी। हम एक्चुअली में कितना पे कर रहे हैं, एम्प्टी अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, एक्चुअल कितना पे किया एच बंडल के लिए हमको पता चल गया। नाउ इफ वी वांट्स टू कंक्लूड, अगर मैं ये पता करना चाहूं कि मेरी विलिंगनेस टू पे क्या थी, मैं कितना पे करने के लिए रेडी थी, तो मैं वो पता करती हूँ। लेकिन इस बार मैं कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशन को नहीं मान रही हूँ। मैंने क्या माना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, मेरा डिक्लाइनिंग है। ठीक है, अगर मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइनिंग है तो मेरे जो आईसी है वो पैरेलल नहीं होंगे। अगर मेरा आईसी पैरेलल नहीं है तो सेम पॉइंट से जैसे पहले बनाया था वैसे एक डायग्राम बनाइए। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये पैरेलल नहीं है,
अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूंगी तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है और यहाँ पे कितना कम डिस्टेंस है। तो अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइनिंग मानती हूँ तो उस केस में कंज्यूमर कितना पे करने के लिए रेडी था, तो कंज्यूमर वाज विलिंग टू पे MK। ठीक है, अगेन जैसे मैंने पहले डायग्राम में बताया, पहला डायग्राम मैंने कहां से शुरू किया था, पहला डायग्राम मैंने विलिंगनेस टू पे ढूंढने से शुरू किया था। तो पहले डायग्राम में मैंने जब ये बनाया था, पहले डायग्राम में मैंने क्या किया था, सबसे पहले विलिंगनेस टू पे ढूंढा था M से IC ड्रॉ करके। इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, एक्चुअल में कितना पे किया है वो पहले ढूंढा है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो दोनों, मैं भी आपको दूसरे तरीके से भी बना के दिखा दूंगी, परेशान मत होना। बट मेरी एज ए टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी अप्रोचेस हैं वो सारी अप्रोचेस मैं आपको बताऊं, और फिर उसके बाद में आप देख लीजिएगा, आपको जो भी अप्रोच इजी लग रहा है आप वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने एक्चुअल में MT पे किया, बट एक्चुअल में मैं कितना पे कर सकता था फॉर OQ, मैं पे कर सकता था MK। ठीक है, मैंने एक्चुअली कितना पे किया MT, और मैं कितना पे करने के लिए रेडी था MK। मेरा विलिंगनेस टू पे क्या है MK। ठीक है, नाउ मेरे को कंज्यूमर सरप्लस निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस कैसे निकालेंगे, विलिंगनेस टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। एक्चुअल में वो क्या पे कर रहा है, तो उसका विलिंगनेस क्या है पे करने के लिए MK। एक्चुअल में वो कितना पे कर रहा है MT, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ KT, या फिर इसको आप जो हमारा इक्विलिब्रियम, इसको आप नाम भी दे सकते हैं, दैट इज J। ठीक है, KT और HJ, इतना वो विलिंग है पे करने के लिए। सो व्हाट इज द कंज्यूमर सरप्लस इन दिस केस, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, इतने में समझ आ गया। सेम डायग्राम है, बट जो मेरी अजम्पशंस थी दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होता है, मैंने उसको हटा दिया है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ क्योंकि मैंने बताया था ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस है विद डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बताया था, अब मैं डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को बता रही हूँ। सेम डायग्राम में, एग्जैक्ट सेम डायग्राम में मैं आपको क्या करती हूँ, इसमें कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी या फिर मार्शल का जो मेजर है, मार्शल की जो अप्रोच है उसका आईसी बना के दिखाती हूँ, और फिर कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि फिर कंपैरिजन करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मार्शल की क्या अप्रोच थी, मार्शल की अप्रोच थी, मार्शल्स की अप्रोच जो थी वो थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होता है, एंड बिकॉज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बीइंग कांस्टेंट, मेरा जो आईसी है दैट विल बी वर्टिकली पैरेलल। ठीक है, अब ओ क्यू अमाउंट ऑफ बंडल के लिए मैं कितना पे करने के लिए रेडी थी MT। ठीक है, मेरा बंडल क्या है IC1, अब मुझे IC1 के पैरेलल में ही दूसरा IC बनाना है। ठीक है, पैरेलल क्यों बनाना है समझ आया, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट है, तो सेम पॉइंट से बना दीजिए। नाउ आप देखिए ये बिल्कुल पैरेलल है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो IC1 and IC2 are parallel to each other which are representing constant marginal utility of money। अब इस केस में जब IC2 हो गया मेरा, चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं,
मैं फिर से IC2 बना देती हूँ, दिस इज माई IC2। ठीक है, आप कॉपी पेन पे बनाएंगे तो आपका एग्जैक्ट बन जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। IC1 and IC2 are parallel to each other। ठीक है, वो पैरेलल हो गए एक दूसरे के। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कहां पे आता है। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, लेट्स से इसको हमने नाम दे दिया R, और लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। मार्शल के मीजर के अकॉर्डिंग वो कितना पे करने के लिए रेडी है, MS फॉर द सेम क्वांटिटी OQ। ठीक है, मार्शल के मीजर के अकॉर्डिंग उसका विलिंगनेस टू पे क्या है, MS। विलिंगनेस टू पे इज MS, एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज वो तो दोनों केसेस में सेम ही रहेगा, MT। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या हुआ इस केस में, willingness to pay minus actually pays, तो willingness to pay MS minus what he actually pays is MT। ठीक है, MS minus MT, then TS is my consumer surplus, TS और HR is my consumer surplus। इतना समझ में आया? तो ड्रॉ करती हूं मैं कि अब मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा। तो नाउ दिस इज माय कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर मैं इसका एनालिसिस लिखना चाहूं कि हिक्स ने जो मुझे बताया डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, THKJ। मार्शल ने जो बताया कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मेरा कितना आया कंज्यूमर सरप्लस, THSR। अब थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और आंखें खोलकर देखेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज ग्रेटर देन हिक्स कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, क्योंकि मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस क्या है, पूरा ग्रीन वाला पोर्शन। इसमें जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो मार्शल का है, और जो रेड वाला पोर्शन है नीचे वो हिक्स का है। ठीक है, तो इतना तो केवल रेड है, और ये पूरा का पूरा मेरा हिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि जो मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस है दैट इज ग्रेटर देन द हिक्स कंज्यूमर सरप्लस। और ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस केवल और केवल एक एजम्पशन से आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो हिक्स ने क्रिटिसाइज किया और बोला कि with constant marginal utility of money you can never find what is actually consumer surplus is। एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस क्या है वो आपको भी पता ही नहीं कर सकते हो। तो एक्चुअल कंज्यूमर सरप्लस पता करने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिक्लाइनिंग रखना पड़ेगा, और आपको ये मानना पड़ेगा कि जब प्राइस कम होता है और जब प्राइस इफेक्ट बनता है, दैट प्राइस इफेक्ट इज ड्यू टू income effect and substitution effect। You cannot say that income effect is zero because consumer is spending a little portion of his income on good X। ठीक है, बेसिकली आई होप आपको जो मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस है, मार्शल कंज्यूमर सरप्लस थ्रू द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से पता करना है वो आपको पता चल गया होगा। अगर हम एनालिसिस की बात करें तो बहुत छोटा सा, बहुत फटाफट में एनालिसिस कर सकते हैं मार्शल कंज्यूमर सरप्लस एंड हिक्स कंज्यूमर सरप्लस के बेस पे। मार्शल कंज्यूमर सरप्लस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड कर्व, हम डिमांड कर्व के बेस पे निकालते हैं। हिक्स कंज्यूमर सरप्लस जो है वो हम IC के बेस पर निकालते हैं। डिमांड कर्व में जो एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन। ठीक है, हिक्स में हम क्या करते हैं, एरिया बिटवीन वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू ICs। हिक्स में हम डिक्लाइनिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मानते हैं, मार्शल में हम कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मानते हैं, और कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ग्रेटर होता है
in marginal consumer surplus, and consumer surplus is lesser in case of Hicks. ठीक है, इतना समझ में आ गया? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा और इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड फॉर द कंज्यूमर सरप्लस. ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कंज्यूमर सरप्लस. कंज्यूमर सरप्लस समझ में आ गया बेटा? डिफरेंस समझ में आ गया? दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस. आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल. प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं. प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले. आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स. Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.